दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स MRFA टेंडर के अंतर्गत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। बेसिकली दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत खरीदा जाना है, जिसके लिए भारत के सामने फिलहाल 8 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर है। पर दोस्तों रिसेंटली MRFA टेंडर के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके एक्सपर्टों की तरफ से एक ऐसा तथ्य रखा गया है जो कि नो डाउट एयरफोर्स के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। एक्सपर्टों का क्लेम है कि अगर MRFA में विदेशी एयरक्राफ्टों को भारत में लोकली प्रोड्यूस किया जाता है तो कम से कम 30% अधिक खर्चा होगा। मतलब विदेशों से डायरेक्टली एयरक्राफ्टों को परचेस करने के तुलना में भारत में उन्हीं एयरक्राफ्टों को अगर बनाया जाता है तो भारत को 30% अधिक लागत व्यय करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी चीज को देखते हुए इन्हीं एक्सपर्टों के तरफ से ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि भारत को MRFA टेंडर में विदेशी एयरक्राफ्टों को ना खरीद के अपने AMCA और तेजस जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के तरफ ही फोकस को और केंद्रित करना चाहिए। अब दोस्तों रिसेंटली कुछ इंडस्ट्रियल एनालिस्टों की तरफ से अपने वक्तव्य रखते हुए ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRFA या फिर कहे तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के अंतर्गत जिस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, उन एयरक्राफ्टों को अगर भारत में निर्माण किया जाता है तो ये डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों से खरीदने के मुकाबले में करीब करीब 30% अधिक महंगा होगा। और दोस्तों इसी वजह से MRFA टेंडर फिलहाल कुछ डिफेंस और फाइनेंशियल एनालिस्टों के बीच में भी एक डिबेट का विषय बना हुआ है, जहां पे फाइनेंशियल एक्सपर्टों के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भारत में एयरक्राफ्टों को निर्माण करना ही गवर्नमेंट का गोल है और स्वदेशी तरीके से बनाए हुए एयरक्राफ्टों को ही इंडियन एयरफोर्स को खरीदना चाहिए, तो इतने अधिक खर्चा करके विदेशी एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने से बेटर है कि स्वदेशी एयरक्राफ्टों को ही एयरफोर्स के द्वारा और अतिरिक्त मात्रा में खरीदा जाए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि MRFA टेंडर आज का नहीं है बल्कि काफी समय पुराना टेंडर है और इससे लेके एक बार पहले भी प्रयास किया जा चुका है और तब इस टेंडर को MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर कहा जाता था। और उस दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों को चुनने के बावजूद कई सारे कारणों की वजह से प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और केवल मात्र 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीद के टेंडर को रद्द करना पड़ा। पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर से एक बार इस टेंडर को नए रूप से या फिर कहे तो नए नाम से साल 2018 में जारी किया गया, जिसके अंतर्गत करीब करीब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया। लेकिन इस बार एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जो क्लॉज है उसे और मजबूती के साथ रखा गया ताकि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। और इवन ये भी बता दो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को इसीलिए भी रखा गया है ताकि भारत के अंदर एरोस्पेस रिलेटेड एक इकोसिस्टम्स को क्रिएट किया जा सके, जिससे कि आने वाले समय में भारत अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों को इतना मजबूत कर सके कि भविष्य में भारत को और विदेशों से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का आवश्यकता ना पड़े। जबकि वहीं पे दोस्तों विदेशी एयरक्राफ्टों खरीदने के साथ साथ पैरेलली स्वदेशी एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट मतलब AMCA, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 जैसे अलग अलग एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों इन प्रोजेक्टों में भी अगर देखा जाए तो भारत हल्के वजन के एयरक्राफ्टों से शुरू करके मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट मतलब मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट और इवन स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के ऐसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तो है, लेकिन अभी तक इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्टों को डेवलप करके एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट बन के तैयार है, लेकिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के सप्लाई के इशू की वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है ये अभी तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल नहीं हो पाया। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट प्रोटोटाइप का रोल आउट और नेक्स्ट ईयर के शुरुआती महीने में एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप के फर्स्ट फ्लाइट को भी अंजाम दिया जाएगा। बाकी रहा AMCA एयरक्राफ्ट, तो आप लोगों को बता दूं कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार करने के लिए साल 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि AMCA एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए साल 2035 तक भारत को इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों इतने लंबे इंतजार अगर स्वदेशी एयरक्राफ्टों
के लिए किया जाता है, तो इससे इंडियन एयरफोर्स काफी अधिक कमजोर हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करके उसके जगह को भरने के लिए एयरफोर्स के पास कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं होगा। ऐसे में MRF टेंडर ही खाली नहीं बल्कि साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर भी एक इरादे को आगे बढ़ाया जा रहा है और शायद इसी वजह से भारत स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी कुछ विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। पर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न का कारण बना हुआ है एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट का कॉस्ट। और आप लोगों को बता दूं कि विदेशों से डायरेक्टली एयरक्राफ्ट खरीदने पर अगर ये एयरक्राफ्ट 30% तक भी सस्ता होता है तो ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के लिए भारत 15 से 20 बिलियन डॉलर खर्चा करना चाहता है, इसमें करीब करीब 4 से 6 बिलियन डॉलर तक खर्चा कम हो पाएगा। पर वहीं पे दोस्तों विदेशों से अगर डायरेक्टली एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो एयरक्राफ्टों के लिए भारत को बड़े मात्रा में ऐसे विदेशी कंपनियों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जबकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अगर भारत में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है तो भविष्य में एयरक्राफ्टों के रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग जैसे कामों के लिए जहां पे भारत को अन्य देशों के तरफ देखना नहीं पड़ेगा, तो वहीं पे इससे भारत के अंदर जो इकोसिस्टम क्रिएट होगा उसका उपयोग करके भविष्य में एयरक्राफ्टों को अपग्रेड और अधिक ताकतवर भी बनाया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जब कोई एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत खरीदा जाता है तो डायरेक्टली परचेस करने की तुलना में ये एयरक्राफ्ट महंगा इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी एक कॉस्ट रहता है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने के लिए एयरक्राफ्टों के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी भारत में तैयार किया जाएगा और इसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही खर्चा को बेयर करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये एक तरीके के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाया जाएगा वो भविष्य में भी एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में भारत को मदद कर पाएगा। एग्जांपल के रूप में तेजस एयरक्राफ्टों को जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार किया जा रहा है वहां पे पहले सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण होता था और अब उसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मॉडिफाई करके यहाँ पे तेजस जैसे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब अगर आज भारत MRF टेंडर के अंतर्गत किसी एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण करने के लिए एक नए फैसिलिटी को बनाता है तो वो भविष्य में किसी और एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने में भी मददगार होगा। पर दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जो कॉस्ट को भारत बेयर करेगा उससे भारत को कई तरीके से फायदा होगा, जिनमें पहला फायदा तो है एयरक्राफ्टों के संपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में होगा जिससे कि एयरक्राफ्ट रिलेटेड अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन जैसे कई तरह के काम को और इवन रिपेयर और मेंटेनेंस जैसे काम को भी भारत में अंजाम दिया जा सकेगा। इवन दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत को कुछ ऐसे एसेंशियल टेक्नोलॉजी भी हासिल होगा जिसका उपयोग भविष्य में खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्टों में किया जा सकेगा और इससे एक तरीके से भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस रिलेटेड इकोसिस्टम भी क्रिएट होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अगर भारत में इन एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इस मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे MSMEs मतलब अलग अलग भारतीय कंपनी जुड़ेगा और इससे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा जिससे नो डाउट भारत के जो लोकल इकोनॉमी है उसे भी काफी अधिक बूस्ट मिलेगा। हालांकि दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो आपको लग सकता है कि MRF टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने पर भारत को काफी अधिक खर्चा करना पड़ेगा, जबकि ऐसे एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करके एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए भी काफी अधिक समय लगेगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके का डील शॉर्ट टर्म में तो फायदा नहीं देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अधिक फायदा देगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जिस रफ्तार में भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों का स्ट्रेंथ नीचे गिर रहा है और जिस रफ्तार में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पुराना हो रहा है और उसे रिप्लेस करके नए एयरक्राफ्टों को जोड़ने का आवश्यकता बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भी MRF टेंडर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के एयरक्राफ्ट करंटली भारत के अंदर डेवलप्ड हो रहा है वो संपूर्ण रूप से डेवलप्ड होकर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के लिए कुछ और समय लेगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट साल 2032-33 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना शुरू भी हो जाए। लेकिन वहीं पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो डिमांड है वो भी काफी अधिक है और इन एयरक्राफ्टों के सारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के काफी बड़े मात्रा में पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करना चाहता है। जबकि इसके साथ साथ अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में MRF को भी जोड़ दिया जाता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा और रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी एनहेंस करना आवश्यक है। और करेंटली दोस्तों
दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी करीब करीब सालाना 24 एयरक्राफ्ट तक ही है और इनिशियल स्टेज में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का ही प्रोडक्शन रेट सालाना 24 एयरक्राफ्टों के ही आसपास होगा। ऐसे में 24 एयरक्राफ्टों के सालाना रेट पे MRFA टेंडर और अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों के जरूरतों को एक ही एयरक्राफ्ट के द्वारा पूरा करना शायद पॉसिबल ना हो। इवन एयरफोर्स की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि MRFA टेंडर इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट के टेंडर से पीछे हटना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस टेंडर के अंतर्गत अभी तक इंडियन एयरफोर्स के सामने करीब करीब 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक मतलब 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और ये एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन के F-21, बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और F-15EX ईगल 2 जैसे एयरक्राफ्ट है। तो वहीं पे रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट मतलब मिकोयान MiG-35 और सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है और फ्रांस की तरफ से डैसॉल एविएशन के राफेल, यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन की तरफ से साफ ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है। पर इन एयरक्राफ्टों में राफेल को ही सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को भी भारत के द्वारा खरीदा जाता है और कॉस्ट कम करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली भी परचेस किया जाता है, तब भी इन एयरक्राफ्टों को लेके भारत को काफी अधिक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डैसॉल एविएशन के पास फिलहाल काफी बड़े मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है और उन ऑर्डरों को कंप्लीट करने के बाद ही इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू हो पाएगा। ऊपर से डैसॉल एविएशन के जो प्रोडक्शन रेट है वो भी इतना नहीं है कि तेज रफ्तार में एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा सके और शायद इसी वजह से भी डैसॉल एविएशन एक नए फैसिलिटी को बनाना चाहता है ताकि भारत की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ एशिया के अन्य देशों के जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 30% अधिक कॉस्ट की वजह से क्या गवर्नमेंट को MRFA टेंडर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से पीछे हट जाना चाहिए और ऑल्टरनेटिव के रूप में स्वदेशी एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।